नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। रूस यूक्रेन का सैन्य टकराव परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी वक्त एटमी हमले के आदेश दे सकते हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। रूस ने एटम बम के धमाके शुरू किए तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। यह धमकी सीधे व्हाइट हाउस से दी गई है। एटमी बम को लेकर यह बड़ी धमकी दी गई है। ऐसे में जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। क्या होगा अगर एटमी हथियार फटने लगे। एटम बम का मिनी वर्जन कितना भयावह है, इस रिपोर्ट में आप ये भी जानेंगे कि पुतिन किस मजबूरी में महाविनाश का हथियार चला सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बहाने जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यही अक्टूबर का महीना था। ऐसे ही दुनिया के कई कोने बारूदी धमाके से दहल रहे थे। अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चल रही थी। परमाणु हथियारों की तैनाती हो रही थी। गुपचुप तरीके से एटम बम की शिफ्टिंग हुई थी। अमेरिका ने यूरोप की 2 लोकेशन पर एटम बम भेजे थे। जवाब में आज के रूस, तब के सोवियत संघ ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस बनाया था। 63 बरस बाद आज की तारीख में दुनिया फिर उसी मोड़ पर है जहां सिर्फ परमाणु युद्ध का भय व्याप्त है। कई मुल्कों के सुप्रीम लीडर की जुबान पर महाविनाश के हथियार का नाम है। पुतिन मजाक नहीं करते। पुतिन एटम बम चलाएंगे। पुतिन की सनक भयावह है। एटम बम का ब्लास्ट हुआ तो परमाणु युद्ध तय है। क्योंकि खतरा क्यूबा संकट से बड़ा है। किसी ने यूक्रेन में दखल दिया तो हम परमाणु हमला करेंगे। एटमी अटैक बिजली की तेजी से होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा, पोलैंड को परमाणु हथियार की जरूरत। पोलैंड में अमेरिका एटम बम तैनात करे। ये है हकीकत, बेहद डरावनी, विध्वंसकारी। वो सच जिसे स्वीकार करने में किसी को परहेज नहीं। मगर महाविनाश के हथियारों की माला यूं ही नहीं जपी जा रही। रूस यूक्रेन युद्ध जिस मोड़ पर पहुंच चुका है, उसमें अब परमाणु बम विस्फोट पुतिन की मजबूरी सी बनती जा रही है। ये पहले से तय है कि अगर पुतिन ने एटमी ट्रिगर दबाया तो इस युद्ध को महायुद्ध बनते देर नहीं लगेगी। आखिर क्यों परमाणु बम के इस्तेमाल को पुतिन की मजबूरी बता रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन? क्यों पोलैंड एटम बम की डिमांड कर रहा है? क्यों ज़ेलेंस्की एटमी थ्रेट से बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं? क्या पुतिन परमाणु हमले का दुस्साहस दिखाने ही जा रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति को यकीन हो चला है कि रूस युद्ध में जीत के लिए इसी ब्रह्मास्त्र को चलाएगा। is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do, will determine what response would occur.
बाइडेन की बातों में रत्ती भर भी सच है तो दुनिया को सतर्क रहना होगा, क्योंकि रूस के पास इतना बड़ा परमाणु हथियार है जिससे कई मुल्क खाक में मिल जाएंगे। रूस खासकर उन देशों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचाई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये वार्निंग एक नहीं कई दफे दोहराई है कि यूक्रेन के मददगार रूस के दुश्मन है। ऐसे में रूस के परमाणु अटैक के टारगेट पर कितने देश आ सकते हैं, किस हथियार से पुतिन इन देशों को दहला सकते हैं, देखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा 4,497 न्यूक्लियर वॉरहेड रूस के पास है। इन्हीं वॉरहेड से दुनिया के किसी भी कोने को दहलाने के लिए रूस के पास 310 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। रूस की वायुसेना के पास एटम बम बरसाने वाले 68 बॉम्बर हैं। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास 11 परमाणु पनडुब्बी हैं। मतलब ये कि रूस न्यूक्लियर युद्ध में सब पर भारी है। वहीं रूस के न्यूक्लियर हमले के निशाने पर आने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पुतिन यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से खफा हैं तो वो है ब्रिटेन। मॉस्को से ब्रिटेन की राजधानी लंदन की दूरी करीब 2897.3 किलोमीटर है। जाहिर है लंदन पर परमाणु हमले के लिए रूस को मिसाइल से निशाना साधना होगा या फिर समंदर से हमला अंजाम देना होगा। इसी तरह यूक्रेन के युद्ध में हथियारों से मदद ले रहे फ्रांस को भी पुतिन सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। मॉस्को से पेरिस की दूरी भी 2851.5 किलोमीटर है, इसलिए यहां परमाणु अटैक लंदन की तर्ज पर ही मुमकिन है। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद रूस की हिट लिस्ट में अमेरिका का नंबर है, क्योंकि यूक्रेन की असली ताकत सुपर पावर से मिल रही है। अमेरिका की राजधानी की मॉस्को से दूरी 7,816 किलोमीटर है। यहां तक मार करने के लिए पुतिन को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इस्तेमाल करनी होगी। हालांकि ये नौबत आर पार के परमाणु युद्ध होने पर आएगी। फिलहाल टैक्टिकल एटम बम के इस्तेमाल का माहौल बना हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी पुतिन पर छोटे और असरदार एटम बमों के धमाके का डर जताया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के टैक्टिकल एटम बम 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन के हैं। इन्हें कैलिबर मिसाइल सिस्टम SN-30 से लॉन्च किया जाता है। रूस के टैक्टिकल एटम बमों की संख्या 2000 के करीब बताई जाती है। 100 किलोटन के टैक्टिकल एटम बम के हमले से 8 किलोमीटर तक तबाही मचती है। माना जाता है कि इस समय रूस के पास जो सबसे विनाशक परमाणु हथियार है वो 800 किलोटन क्षमता का हो सकता है। रूस ने इस बम को जार बम का नाम दिया है। इस बम के टेस्ट के नतीजों के बाद इसे बनाने वाले वैज्ञानिक ने एटम बम से तौबा कर ली थी। हालांकि रूस के न्यूक्लियर गोदाम में जार बम आज भी मौजूद है। तो क्या इसके इस्तेमाल का भी खतरा मंडरा रहा है? क्यूबा मिसाइल संकट को याद कर बाइडेन आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अक्टूबर 1963 में हुआ क्या था, इसे जानते हैं। 14 अक्टूबर 1963 क्यूबा। फ्लोरिडा से उड़े अमेरिकी जासूसी जहाज क्यूबा के पश्चिमी छोर पर उड़ान भर रहे थे। आइलैंड सैन क्रिस्टोबल था, जो अब आर्टेमिसा प्रांत में है। जासूसी जहाज से क्रिस्टोबल की करीब 928 तस्वीरें खींची गई। ये तस्वीरें जैसे ही फ्लोरिडा में मौजूद इंटेलिजेंस सेंटर को भेजी गई, अमेरिका थर्रा गया। क्योंकि इन तस्वीरों ने ऐसा भेद खोला जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। क्यूबा के आइलैंड से ली गई तस्वीरों से पता लगा कि अमेरिका की चौहद्दी पर एटमी मिसाइलों का बेस बना लिया गया है। परमाणु मिसाइलें रूस ने तैनात की थी। अमेरिका पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी। तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को जब ये जानकारी दी गई तो उन्होंने क्यूबा की नाकेबंदी शुरू करने के आदेश दे दिए। दो महाशक्तियां परमाणु युद्ध के मुहाने पर थी। All ships of any kind bound for Cuba
from whatever nation or port where they're found to contain cargoes of offensive weapons be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. हालात किस कदर नाजुक थे, हथियारों की तैनाती की डिटेल खुद ब खुद बयां कर देंगी। सोवियत सेना के 43,000 सैनिकों ने क्यूबा में डेरा डाल रखा था। सोवियत रॉकेट बलों के प्रमुख आर्टिलरी के चीफ मार्शल सर्गेई बेर्योज़ोव क्यूबा में मौजूद थे। परमाणु हमले को अंजाम देने वाले जेट MiG-21 और बॉम्बर IL-28 क्यूबा में देखे गए थे। परमाणु हथियारों को अमेरिका के फ्लोरिडा से महज 150 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया गया था। तय अमेरिका को करना था कि युद्ध करना है या नहीं। तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को CIA ने जो सलाह दी वो बड़ी भयावह थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने 2 सुझाव दिए थे। पहला, क्यूबा पर फौरन हमला और दूसरा, अटलांटिक महासागर में रूसी जहाजों को रोककर तलाशी। ये दोनों एक्शन एटमी युद्ध की वजह बनते। उधर रूस पर भी जल्द हमले का दबाव क्यूबा की तरफ से था। फिडेल कास्त्रो सुपर पावर को सबक सिखाने के मूड में थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी एटमी युद्ध को टालने की कोशिश में जुटे। उन्होंने सोवियत संघ से सीधे संपर्क साधा। बातचीत शुरू हुई, लेकिन सोवियत सुप्रीम लीडर निकिता ख्रुश्चेव झुकने को तैयार नहीं हुए। इस पूरे प्रकरण में 10 दिन गुजर गए। 25 अक्टूबर को अमेरिका ने क्यूबा की घेरेबंदी कर ली। इसके एक दिन बाद क्यूबा पर हमले का प्लान था। इस हमले की भनक जैसे ही सोवियत संघ को लगी, बातचीत से हल निकालने की पहल की गई। शर्तों के साथ सोवियत संघ अमेरिका की बात मानने को तैयार हुआ। निकिता ख्रुश्चेव ने कैनेडी के सामने 2 शर्त रखी। पहली, कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। दूसरी, अमेरिका इटली और तुर्की में तैनात न्यूक्लियर मिसाइल हटाएगा। दोनों शर्त जॉन एफ कैनेडी ने फौरन मान ली थी। इसके बाद सोवियत संघ ने अपने एटमी हथियारों को क्यूबा से हटा लिया था। क्यूबा मिसाइल संकट उस वक्त टल गया, लेकिन कुछ दिन बाद सोवियत संघ को एहसास हुआ कि अमेरिका ने धोखा दिया। असल में अमेरिका ने यूरोप से अपने एटमी हथियारों को हटाने की सही जानकारी साझा नहीं की। वक्त के साथ अमेरिका ने रूस के करीब एटम बमों की तैनाती में इजाफा भी किया। तब अमेरिका की तूती बोलती थी। यूरोप में अमेरिका जो चाहता था वो होता था, मगर आज की तारीख में सारे समीकरण बदल चुके हैं। रूस में आज पुतिन जैसे सर्वशक्तिमान लीडर की सत्ता है। उनके फौलादी इरादे से दुनिया वाकिफ है। पुतिन ने जो ठान लिया उसे हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। क्राइमिया को यूक्रेन से छीनकर पुतिन ने अपनी इच्छा शक्ति का इजहार 2014 में किया था। यूक्रेन के 4 सूबों का रूस में विलय कर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं। शायद यही वजह है जिसे देखते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन परमाणु हमले की आशंका जता रहे हैं। इसलिए मौजूदा समय में परमाणु तबाही के खतरे को हल्के में लेने की भूल करना नासमझी होगी। रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है, जिससे साफ है कि रूस जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह हद एटम बम का धमाका भी हो सकता है। लेकिन वक्त और हालात पुतिन के खिलाफ है, क्योंकि जंग में रूस कई फ्रंट पर हार रहा है। इस हार के पीछे रूस की सेना के टॉप जनरल की लापरवाही बताई जा रही है। इसके साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस में ही पुतिन के दुश्मनों की भरमार है। हर तरफ तबाही।
हर तरफ त्रासदी। हर तरफ तड़प, हर तरफ त्राहिमाम। ये युद्ध की विनाश लीला है। बारूदी बियाबान बन चुके यूक्रेन के दृश्य हैं, लेकिन इस तपिश को झेलकर भी यूक्रेन उठ खड़ा हुआ है। दो गुने जोश के साथ, फुल फोर्स के साथ। Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмо. अब ये युद्ध पुतिन की साख का सवाल है। ये युद्ध पुतिन की हस्ती पर भारी है। ये युद्ध पुतिन का भविष्य तय करेगा। ये युद्ध रूस का मुस्तकबिल तय करेगा। इस युद्ध के बाद बदलेंगे दुनिया के दस्तूर। लेकिन क्या रूस ये युद्ध हार रहा है? क्या रूस की सेना थक चुकी है? क्या रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं? क्या रूस बाउंस बैक नहीं कर पाएगा? इस बारूदी बैटल ग्राउंड में हर पल नया हो रहा है। कलेजा कंपाने वाला हो रहा है। विध्वंस के बीच उत्सर्ग हो रहा है। यूक्रेन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अमेरिका का फुल बैकअप है। ज़ेलेंस्की आर्मी आक्रामक है क्योंकि हालात बदल गए हैं। युद्ध का रुख मुड़ गया है। कल तक जो रूस कर रहा था वो अब यूक्रेन कर रहा है। हाहाकारी हमले, जोरदार प्रहार, असरदार नतीजे। यह मौजूदा हकीकत है कि यूक्रेन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस की सेना के पांव उखड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन फोर्स तेजी से अपने इलाके को दोबारा कब्जे में लेती जा रही है। आगे बढ़ता यूक्रेन, बैकफुट पर रूस। क्या किसी ने इसकी कल्पना की थी? यह सब कैसे हो रहा है, किसके बूते हो रहा है, जानना दिलचस्प है। मगर इससे ज्यादा अहम है यह जानना कि रूस युद्ध हार गया तो क्या होगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस लड़ाई पर हैं। एक्सपर्ट इस युद्ध के नतीजे और बाद के परिणाम का जो विश्लेषण कर रहे हैं वो पुतिन की सोच से परे है। यूक्रेन में रूस की बुरी हार का खतरा। पुतिन युद्ध हारे तो टूट जाएगा रूस। हार के बाद सत्ता नहीं बचा पाएंगे पुतिन। हार हुई तो अधर में पुतिन का भविष्य। हार के बाद पुतिन रूस छोड़ देंगे। हार देख पुतिन परमाणु युद्ध छेड़ेंगे। जिस रूस में पुतिन की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं खड़कता, जहां कायदा प्लस कानून पुतिन तय करते हैं, जहां उनके नाम का सिक्का चलता है, उसी रूस से उनकी विदाई की भविष्यवाणी की जा रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हार के बाद पुतिन अपने ही मुल्क में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में यूक्रेन ये मैसेज देने में कामयाब रहा है कि युद्ध उस पर थोपा गया है। ऐसे में अगर बाजी यूक्रेन के हाथ लगी तो रूस में ही पुतिन रुसवा होंगे। जाहिर है पुतिन के विरोधियों का हौसला बढ़ेगा, जिसके बाद रूस के बंटवारे के हालात बनेंगे। रूस से जो इलाका सबसे पहले अलग थलग होगा वो क्राइमिया ही माना जा रहा है।
प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसकी तस्दीक कई बार कर चुके हैं कि इस युद्ध का अंत क्राइमिया की जीत के बाद ही होगा। І створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре, але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти. यूक्रेन की फोर्स युद्ध में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के तेज आक्रमण की वजह से नीपर नदी के पश्चिम में रूस की मौजूदगी अब खतरे में है। इस फ्रंट पर यूक्रेन की जीत के बाद रूस की हालत खस्ता होनी तय है। पश्चिम समर्थक एक्सपर्ट्स यूक्रेन युद्ध की एक एक डिटेल जुटाकर चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंच रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल की सीईओ अल्प सेबी म्लेसॉय से मिलिए। इन्होंने रूस की हार की भविष्यवाणी की है। युद्ध में पुतिन को क्यों मात मिलेगी? हार के बाद पुतिन का क्या होगा? रूस का क्या होगा? युद्ध के नतीजों के बाद दुनिया पर कैसे असर पड़ेगा? इसकी स्टडी के बाद एल्प की टीम ने शॉकिंग रिपोर्ट रिलीज की है। ब्रिटेन की वेबसाइट dailymail.co.uk ने एल्प सेवी म्लेसॉय के विश्लेषण का विस्तार पूर्वक ब्यौरा छापा है। नक्शे के जरिए यूक्रेन की जीत का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया गया है। जिन फ्रंट पर रूस की सेना बुरी तरह मात खाने के करीब है, उन्हें भी दिखाया गया है। युद्ध के मैदान में जारी घमासान भी इस रिपोर्ट से मेल खा रही है। यूक्रेन की सेनाएं 3 इलाकों खेरसोन और डोनेस्क और लोहांस्क में रूसी सेनाओं की तरफ बढ़ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना खेरसोन फतेह के करीब है। Особовий склад оперативно-стратегічного угруповання Олександрія за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде й більше. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जीत का स्वाद मिल गया है। वहीं बैक टू बैक मिल रही मात के बाद रूस ने रणनीति में बदलाव किया है। युद्ध में बढ़त बनाने के लिए पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान हाल में किया था। इनमें से 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती कर लिया गया है। नए रंग रूटों को रूस के रोस्तोव ऑन डोन में युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्रेमलिन का अनुमान है कि नए जवानों के जंग में उतरने के साथ बाजी पलटेगी। हालांकि इसकी उम्मीद भी बहुत कम जताई जा रही है, क्योंकि रूस की सेना में समस्या टॉप लेवल पर बताई जा रही है। युद्ध में रूसी जनरल्स की नादानी ने रूस के सारे समीकरणों को बिगाड़ा है। सेना में टॉप लेवल पर भ्रष्टाचार ने रूस की कमर तोड़ दी है। रूस के सैन्य भंडार भ्रष्टाचार की वजह से सैनिकों का मनोबल गिरा है। जाहिर है, जिस सेना के सेनापति शक के दायरे में हो, वो फौज जंग क्या जीतेगी। रूस के टॉप कमांडर की नाकामी को रमजान कादिरोव ने भी उजागर किया है। लीमान की हार का ठीकरा रमजान ने फ्रंट पर मौजूद कमांडर के सिर पर फोड़ा था। रमजान ने लीमान फ्रंट की हार के बाद एटम बम के इस्तेमाल को जरूरी बताया था। जाहिर है, रूस की करारी हार के आसार कई वजहों से बन रहे हैं, जिसमें 9 महीने से युद्ध में उलझे रूस के हथियार कम होते जा रहे हैं। रूस की सेना में फूट पड़ चुकी है। रूस के फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं और रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है। मौसम भी अब यूक्रेन के पक्ष में करवट ले रहा है। यूक्रेन में सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। बर्फीले ठंड के मौसम में जंग की दुश्वारियां दोगुनी हो जाती हैं। यानी युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, रूस के हालात उतने ही खराब होते जाएंगे। इतिहास गवाह है, सर्दियों में हुई लड़ाई में रूस की सेना को शिकस्त मिली है। 13वीं सदी में चंगेज खान के वंशज बट्टू खान ने ठंड के मौसम में रूस पर आक्रमण किया था। उस युद्ध में रूसी सेना पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। 16वीं शताब्दी में पोलैंड ने रूस को सर्दियों में मात दी थी। दूसरे विश्व युद्ध से ऐन पहले फिनलैंड पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। इस तरह 1905 की सर्दियों में जापान ने रूस को बुरी तरह हराया था। मतलब मौसम की मार से रूस हलकान होता रहा है। इसलिए जैसे जैसे यूक्रेन के तापमान में कमी आती जाएगी,
रूस के तेवर ढीले पड़ते जाएंगे। यूक्रेन की जीत और रूस की हार के बाद दुनिया नई मुश्किलों में घिरेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब रूस की सेना को यूक्रेन से भागना ही होगा। ऐसे में रूस में विद्रोह होना तय है, क्योंकि अभी से ही पुतिन विरोधियों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रूस में पुतिन को लेकर 3 तरह की मान्यता है। एक पक्ष यूक्रेन से युद्ध को लेकर पूरी तरह पुतिन के समर्थन में है। दूसरा पक्ष रूस यूक्रेन युद्ध का मुखर विरोधी है। तीसरा पक्ष ऐसा है जिसे युद्ध और पुतिन दोनों से परहेज है।